जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका सीटेट के मॉक टेस्ट को इस प्लेटफॉर्म पे कराया जा रहा है, जिसपे हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 कराया था, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन मिसलिनियस थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसको देखिए। उसके बाद हमने मॉक टेस्ट नंबर 2 कराया था, वो सिर्फ पेपर 1 के लिए है। ठीक है, अगर मान लो पेपर 1 की कोई तैयारी कर रहा है तो पेपर 1 के लिए उतना बहुत है। ठीक है, बाकी अगर बाई चांस कोई पेपर 2 वाला बच्चा भी दिखेगा तो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख सकता है। मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा बताई है। आज जो हम मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 3 जो होगा ये हमारे पेपर 2 के मैंने क्वेश्चन को रखे हुए हैं। ठीक है, तो बाई चांस अगर कोई पेपर 1 वाला बच्चा भी देख रहा है तो अगर आप समझ पाओगे तो कोई बात नहीं। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी कुछ आते इस टाइप से। बाकी पेपर 2 के लिए क्लास बहुत जरूरी है। जो आपका पेपर 7 जुलाई का हुआ था, तो मैंने प्लान ये किया था कि पहले सबसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। तो जो पेपर आपके 7 जुलाई के हुए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने करवाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बिना कुछ लेट किए आपको बताते हैं। तो आज हम पेपर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको अटेम्प्ट करिए क्या लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा। द नंबर ऑफ फेसेस और एज क्या लिखा, इसको ई समझिएगा। ठीक है, ये ई लिखा हुआ ई। द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टेक्स दिया है एक पॉलीहाइड्राइन का। एक पॉलीहाइड्राइन जो है जिसका फेस कितना है, नंबर ऑफ फेस कितने हैं 7 है, एज कितने हैं 15 है, और वर्टेक्स कितने हैं उसके एक्स है। तो आपसे क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। 2f + 3e - 4x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हिंदी में लिख पढ़ लो एक बार। किसी बहुलकों की फलकों को f से डोंट किया गया है, किनारों को e से किया गया है, और शीर्षों को किससे v से किया गया है। और ये कितना दिया आपको, f कितना दिया है 7, e कितना दिया 15, x कितना दिया आपको, मतलब v कितना दिया x दिया। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सुनना जरा, एक चीज सुनिएगा बस। आपको एक चीज याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। एक यूलर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लेंगे। अगर पेपर 1 का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है कि बताओ यूलर फॉर्मूला क्या है, कौन सा सही है। तो जो यूलर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v - e + f = क्या होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। अगर इस फॉर्मूले को याद कर लो, देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे कभी कभी क्या करेगा, इसको उधर भेज देगा। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्या होता है v - e + f = 2। तो अगर बाई चांस कोई पेपर 1 का बच्चा देख रहा है तो उसमें आपको फॉर्मूला पूछेगा, पेपर 2 में फॉर्मूले, और हमारे पास इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो हमारा क्या दिया है, अब यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स क्या है v। ठीक है ना, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे f लिखा है, ठीक है ना, e लिखा है, और क्या लिखा, v लिखा है। तो f की वैल्यू कितनी दी है आपको, 7 दी है। e की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है, और v की वैल्यू कितनी दी है आपको भाई, x दी है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो कहोगे सर v कितना है, v हमारे पास x है, x लिख दो। e कितना होगा, e हमारे पास कितना है 15 है। हमारे पास f कितना है 7 है। इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ये इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। समझ में आए, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखेंगे हमारे पास आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो कितना होगा हमारे पास x - 8 = 2। तो x की वैल्यू भाई कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 8 है तो मुझे बताओ f की वैल्यू तो पता है कितनी होगी, 7 होगी। e की वैल्यू पता है कितनी होगी, 15 होगी। v की वैल्यू फिर कितनी होगी, कहोगे सर v की वैल्यू कितनी होगी, वो x है मतलब कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ तक करने के बाद जब आपने देखा, आपको निकालना क्या है, 2f + 3e - 4x। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2f + 3e - 4x निकालना है कि नहीं निकालना है। अब मुझे बताओ f की वैल्यू आपको कितनी दी है, f कहोगे सर 7 दिया है, मल्टीप्लाई 7 करोगे। e की वैल्यू आपको कितनी दी है, e की वैल्यू आपको 15 दी है, और आपने x को निकाल लिया। x कितना है हमारे पास, वो दिया है हमारे पास 8 दिया है। अगर इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 7 दूना 14, और ये कितना होगा 45 होगा, और ये कितना होगा हमारे पास 4 8 जा 32 होगा। ठीक है ना, क्या यूनिट प्लेस से कर सकते हैं, कहोगे जी सर अगर मैं यहाँ पे यूनिट प्लेस से करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ यूनिट प्लेस से, कहोगे सर भाई देखो ना, चलो एक बार कर ही लेते, छोड़ो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे, x 15 4, ठीक है, सॉरी x यहाँ पे 8 आएगा। 1 मिनट, देखो यहाँ पे 8, सॉरी इसको नोट करना क्योंकि एक उधर जाएगा ना हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 8। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 10 आएगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे
8 ना डाल के क्या करोगे, हटाओ इसको, यहाँ पे 10 करोगे, ठीक है ना। और जब 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 40 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 40 आएगा। अब चाहो तो इसको आप यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, क्यों, 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा, और 0 घटाओगे, मुझे मेरा ऑप्शन मिल गया कि हमारा डी जवाब सही है। फिर भी मैं चलो सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 5 9, ये 59 होगा, ये 40, तो घटाओगे कितना आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो पेपर 2 में जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करिएगा। और आज बहुत सारी ज्योमेट्री की भी क्वेश्चन आपके सामने है इसमें, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो, क्योंकि हमें निकालना क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, और मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स तो चाहिए। एक्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। आपको वी कितना दिया, एक्स दिया है, ई की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू पता है, इसमें रखोगे तो आपको एक्स कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अगर एक्स 10 निकल के आ गया, अब मुझे बताओ एफ की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू आपको पता है, एक्स की वैल्यू डालोगे तो क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 4 सही, मतलब क्या होगा, 19 सही है। ठीक है, डी सही ऑप्शन। अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी, डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब है। चलिए आते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, ये मैंने आपको पेपर 1 में भी कुछ इस टाइप से कराया था। देखो यहाँ पे क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ मीन एंड रेंज। अब मीन क्या होता है, मीन के लिए क्या करते हैं, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे किसी का मीन निकालना होगा ना, तो क्या करोगे, जो भी डेटा लिखा रहेगा, तो डेटा जो भी रहेगा, जो भी आंकड़े आपको रहेंगे, आंकड़ों का क्या कर लोगे, डेटा सम कर लोगे, आंकड़ों को जोड़ लोगे, ठीक है ना। और डिवाइड किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा से, जो भी डेटा रहेगा आपको, जो भी आंकड़े रहेंगे, सभी को काउंट करोगे और डिवाइड करोगे। और मुझे अगर रेंज निकालना होगा, तो रेंज का बताया था मैंने आपको पेपर 1 में कि रेंज के निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि रेंज में क्या याद रखोगे आप, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी उन दोनों को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका रेंज मिल जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है 36, 37, 31 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसका मीन निकालना होगा तो मीन आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे, अगर मुझे मीन निकालना होगा तो क्या करोगे आप, कहोगे सर 36 + 71 करोगे, सॉरी 36 है हमारे पास, और कितना है हमारे पास है 36, 37, 31 + 42 + 23। और एक काम करो, जब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे करने का अच्छा ना, आप ऐसे ऐड कर लो, ठीक है, तो थोड़ा आसान रहेगा आपको। ये तो पता ना मीन का फॉर्मूला, तो मैंने बता ही दिया आपको कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन का तो बता ही दिया मैंने कि जो भी सम करोगे और जो भी नंबर होंगे टोटल नंबर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आप एक काम क्या करो, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्या करो, जो भी डेटा दिखा ना, क्या लिखा है 36 लिखा है ना, 36 लिख लो, 37 लिख लो, 31, 42, ठीक है, फिर कितना दिया है 23 दिया है, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35। देखो अब यहाँ पे मैं लॉजिक सिखा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसमें छोड़ो, आप सीधा इसका जोड़ लो, आप सीधे इसको जोड़ लो। तो मुझे बताओ जोड़ने पे कितना आएगा भाई, ये अब जोड़ो इसको, तो 7 2 9, 7 2 9 10, 13, 8 1 16, देखना जरा, इसका आंसर 366 आएगा, ठीक है। अब इसका जोड़ने पे कितना आएगा, ये 366 आएगा। देखो यहाँ पे सिंपल आप जोड़ सकते हो, बाकी इसका एक लॉजिक और है, लेकिन आप एक चीज देखो ना, हमसे यहाँ पे मीन नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है मीन और रेंज का, इसलिए मैं जानबूझ के आप ऐसे ऐड कर लेना। तो ऐड करके कितना है 36, लेकिन मुझे बताओ मुझे निकालना क्या है, मीन निकालना है ना। तो बताओ ऐड करने पे कितना है 36 आया, डिवाइड किससे करोगे भाई, क्योंकि सर डिवाइड कर डेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हमारे पास हैं, ये हमारे पास 12 है। तो 12 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, 12 से डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा शायद 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 बढ़ जाएगा, 3 से कटेगा, फिर 0, ये मतलब 6 के बाद 0 आएगा, और फिर क्या होगा 5, 30.5 आएगा, ठीक है। तो मीन हमारे पास ये आ गया। और रेंज क्या आएगा, रेंज के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि रेंज जब भी निकालना होगा तो बताओ इस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या यहाँ पे दिख रही है, आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, आपको 42, ठीक है ना, 42 आपको क्या दिख रही है, मैक्सिमम दिख रही है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है वो 17 है। तो अगर मैं देखा जाए तो बताया था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 42, और मिनिमम वैल्यू कितनी हमारे पास है
17, अगर घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 25। अब आपसे क्या पूछा था कि मीन और रेंज का अंतर। अब बताओ रेंज हमारे पास कितना आया, रेंज हमारे पास 25 आया, मीन कितना आया, मीन हमारे पास 30.5 आया। तो इन दोनों का अंतर नहीं निकाल पाओगे। अंतर कैसे, 30.5 में से क्या घटा दोगे, 25 घटा दोगे। 25 जब घटाओगे तो भाई कितना आएगा, अगर मैं 25 को घटाऊंगा, घटा दो तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये कितना आएगा हमारे पास, ये 5 आएगा, तो कितना आएगा 5.5। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 5.5। समझ में आया। तो रेंज वाले क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा कि पेपर 1 में भी आया था और पेपर 2 में भी हमारे पास रेंज वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे। चलिए तो सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे एक था कि आप इसको क्या नाम है 30 मान के 70 मान के ऐड कर लो, फिर जो भी आएगा फिर बाद में ऐड कर सकते हो। पर थोड़ा सा उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप एक काम करो, सीधा इसको डायरेक्ट ऐड कर लो। तो कितना आएगा 366, जो भी आएगा फिर क्या करोगे 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर रेंज निकालोगे, इन दोनों का अंतर ले लोगे, अंतर कितना आएगा हमारे पास, वही इसने पूछा था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको करिए जरा सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है ये, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको करके बताइए जरा क्या होगा। ये अलजेब्रा प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई बोलता है ना सीटेट का पेपर बहुत आसान होता है भाई, तो पेपर 1 आसान बोल सकते हो, पेपर 2 को आप आसान नहीं बोल पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो ना, एसएससी में पूछता है आपके, और भी कोई वनडे एग्जाम होगा, रेलवे का एग्जाम होगा, वहां से भी क्वेश्चन आता है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको करना होगा तो कैसे करोगे आप। देखो अब सुनना जरा क्या लिखा है। पहली बात तो आधा दिमाग आपका खराब हो जाएगा, सर इसको करें कैसे। भाई क्या लिखा है, 2x+5 का होल स्क्वायर। एक बार इसको देखना, जूम कर रहा हूं मैं, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, ये देख एक बार पढ़ लेना भाई, ये क्या लिखा है, 2x+5y का होल स्क्वायर, ठीक है, -5 2x+5 को ये करके लिखा हुआ। आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। बाकी पीपीटी के लिए मैं बताया था कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहोगे, तो वहाँ पे मैं आपको इसका पीपीटी भी भेज दूंगा। अब मुझे बताओ, मुझे सॉल्व ये करना है, कैसे करेंगे भाई। अगर किसी ने दिमाग ये लगाया ना कि सर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 2x+5y का स्क्वायर करूंगा, फिर तो हो गई हालत खराब। आपको एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है 2x+5y, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है 2x+5y, यहाँ पे क्या लिखा है 2x+5y, यहाँ पे लिखा है 2x+5y, और फिर आगे भी लिखा है 2x+5y, आगे भी लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं 2x+5y को कुछ मान लूं। मैंने बोला 2x+5y को कुछ मान लो, मैंने बोला कुछ भी मान लो, चलो मैंने m ले लिया। अगर मैं m ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसको m ले लेता हूं तो हमारा क्या मिलेगा, क्योंकि सर ये m का स्क्वायर, ये कितना होगा m का स्क्वायर -5m होगा, -14 होगा, ठीक है ना। ये आएगा कि नहीं आएगा, कहो जी सर यही आएगा। इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू बराबर होगा ये अगर यहाँ पे डालें तो क्या मिलेगा, m+p मिलेगा, स्मॉल p लिखा है मैंने, और क्या लिखा मैंने m+q, ये लिखा है। अब मुझे ये बताओ आप, मुझे p की वैल्यू निकालनी है, मुझे q की वैल्यू निकालनी है, मुझे p और q की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बचपन से ही सॉल्व किया होगा, फिर भी एक बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, p और q। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे भाई, जो लास्ट में नंबर है ना 14, इसको सोचो कि जो लास्ट में नंबर क्या है हमारे पास, आखिरी में नंबर क्या है, एक मिनट रुकना जरा, आखिरी में नंबर हमारे पास क्या है, आखिरी में नंबर 14 है, ठीक है ना। और उसके पहले क्या है लिखा है, माइनस लिखा है, फिर क्या नंबर लिखा है, 5 लिखा है। तो सुनो, अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, बस आप खाली इतना सोचो, सर आखिरी का नंबर क्या है, 14 लिखा है, ठीक है ना। आखिरी का नंबर 14 लिखा है, 14 के पहले कौन सा साइन लिखा है, माइनस लगा हुआ है, और उसके पहले कौन सा नंबर लिखा है, 5 लिखा है। बस इतना सोचो दिमाग के अंदर, ठीक है। अब आपको सोचना क्या है कि कोई एक ऐसा 2 नंबर सोचो, कोई एक ऐसा 2 नंबर सोचो जो आखिरी का नंबर होता है वो मिलता है कि मल्टीप्लाई करने पे। आपको कोई 2 नंबर ऐसा सोचो ना जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, 14 मिल जाए, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे माइनस है तो जो 2 नंबर होंगे ना मल्टीप्लाई करने पे 14 मिलने चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो उनको घटाने पे 5 मिलने चाहिए, उनको घटाने पे 5 मिलने चाहिए। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, इस तरीके से करते हैं। तो कहोगे सर ऐसा अगर देखा जाए तो एक ही नंबर है, वो नंबर क्या होगा, 7 और 2 होगा, 7 और 2 होगा। क्यों, अगर मैं 7 और 2 का गुणा करूंगा ना, अगर मैं 7 और 2 का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और अगर मैं 7 में से 2 घटा दूंगा ना तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो बस अब कुछ मत करो, बस जो लिखा है ना ये m² लिख दो आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 चाहिए, तो 5 कैसे मिलेगा, आप माइनस साइन लगा दो बाहर, क्या कहोगे सर कि 7 - 2 कर दो, ठीक है ना। भाई 5 को मैं 7 - 2 भी लिख सकता हूँ। फिर क्या है, बाहर m लिखा है, -14 लिखा है, बस। अब इसको खोल दो ब्रैकेट, तो क्या मिलेगा आपको, m का स्क्वायर -7m मिलेगा, फिर प्लस का 2m मिलेगा भाई, और फिर कितना मिलेगा आपको, ये 14 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आई आपको बात।
अगर यहाँ तक समझ में आई तो आपको देखो एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये मिला, दो जोड़ा मिले। इन दोनों इन जोड़ों में कॉमन क्या दिख रहा है? कहोगे सर m कॉमन लिख रहा है, m लिखो, ब्रैकेट में क्या होगा m माइनस 7। इन दोनों जोड़ों में कॉमन क्या है? 2 है, क्या मिलेगा? m माइनस 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, अब देखोगे एक जोड़ा फिर ये मिला, एक जोड़ा ये मिला, इन दोनों जोड़ों में कॉमन क्या है? कहोगे सर m माइनस 7 है। m माइनस 7 अगर यहाँ से कॉमन है तो यहाँ से जब क्या बचेगा हमारे पास? m प्लस 2 मिलेगा, m प्लस 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो मेरे हिसाब से अगर पेपर 2 की आप तैयारी करो, थोड़ा बहुत आपको मैथ आ रही है, या फिर जो बच्चे भी मेरे से पढ़े नहीं है ना, तो आपको क्लास में ये कराया जाएगा। अभी आप समझने की कोशिश करो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको फाइनल जवाब क्या मिला? कहोगे सर m माइनस 7 मिला, और भाई कितना मिला? m प्लस 2 मिला, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा? कहोगे सर ये बराबर किसके लिखा है? m प्लस p, और किसके बराबर लिखा है? m इंटू क्यू के बराबर नहीं लिखा है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो हमेशा, ठीक है। कंपेयर कैसे करोगे? जैसे सबका कंपेयर कैसे करोगे? क्योंकि सर किसी को भी मान लो अगर मैं कंपेयर करूं m माइनस 7 को p से, तो p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? देखो यहाँ पे m कैंसिल हो गया, ये माइनस 7 है तो p है, तो p की वैल्यू आपको क्या होगी? अगर इसका इसके साथ कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या बोलोगे आप? कहोगे सर माइनस 7 होगा। p की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 7 होगी। और भाई q की वैल्यू कितनी होगी? अगर अब ये इसका काम खत्म हो गया क्योंकि मैंने इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो m प्लस q की वैल्यू कितनी होगी? q की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2 होगी। देखो बहुत कुछ लिख दिया इस पे, एक बार समझने की कोशिश करो कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। एक बार देख लो कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब सुनो हमारा, अब इस पार्ट को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे p चाहिए और मुझे q चाहिए, मेरे को मिल गया। अब मुझे ये मिल गया ना, तो बस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा ये था कि बताओ p प्लस क्यू क्या होगा। अरे भाई p प्लस क्यू नहीं निकाल पाओगे, क्या होगा? p प्लस क्यू निकालने में क्या दिक्कत है? अब आपको क्या निकालना था? p प्लस क्यू नहीं निकाल पाओगे? कहोगे निकाल लेंगे सर। p की वैल्यू कितनी है? माइनस 7। q की वैल्यू कितनी है? 2 है। भाई 7 में से 2 घटाओगे लेकिन माइनस का है तो कितना आएगा? माइनस 5 आएगा। तो ऑप्शन कहाँ ढूंढो, कहाँ मिला ऑप्शन? ऑप्शन ये छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऑप्शन छुपा है माइनस 5, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भाई अब करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर 2 में भी यही, अगर आपने सही से मैथ पढ़ा तभी क्वालिफाई कर पाओगे आप। तो सीटेट को हल्के में मत लेके चलना, कम से कम पेपर 2 वाले बच्चे। चलो आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा आपको कि आप कहोगे सर मजा आ गया इसमें। देखो एक ट्रेडर है, ठीक है, एक ट्रेडर है, उसने 12 पंखे खरीदे। एक ट्रेडर उसने 12 पंखे खरीदे और 12 पंखों का दाम कितना है? 24,000। सुनना, ध्यान से सुनना एक बार। चलो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। एक व्यापारी ने, चलो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, एक व्यापारी ने 12 पंखे खरीदे और 12 पंखों का दाम कितना है? 24,000 रुपए है, ठीक है ना। वह प्रत्येक को, वह मतलब क्या हुआ? वह हर एक को जो है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक भी बेचता है। मतलब मान लो भाई, जो भी, पहली बात तो उसने 12 पंखे खरीदे, 12 का दाम कितना है? 24,000 है। उसके बाद उसने क्या किया कि हर एक पंखे का जो दाम है ना, हर एक पंखे का जो दाम है, जो भी दाम होगा उसको 25% से अधिक अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देता है, मतलब जो भी आता है अगर सभी पंखों पे 10% की छूट दे दे, तो बताओ उसको कुल मिला के कितना लाभ होगा। सुनो जरा, अब देखो क्या करते हैं इसमें। सुन लो, कुछ करना नहीं है, ध्यान से क्या लिखा हुआ है आपको। क्या लिखा? 12 पंखे लिखे, ठीक है, 12 फैन है। भाई बताओ 12 फैन के दाम कितने हैं? कहोगे सर 12 फैन के दाम कितने दिए हमारे पास? 24,000 रुपए। 12 फैन के दाम कितने हैं? 24,000 रुपए। मुझे बताओ अगर 12 के 24 हैं तो एक पंखे का दाम कितना होगा? अगर 12 के 24 है तो एक पंखे का दाम कितना होगा? कहोगे सर कुछ नहीं, 24,000 को जो है ना 12 से डिवाइड कर दो। 24,000 को इसको डिवाइड करोगे 12 से तो एक पंखे का दाम कितना आएगा? 2,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बताओ। मतलब उसने क्या किया, हर एक पंखे को उसने कितने खरीदा? उसने 2,000 रुपए में। एक पंखे का दाम कितना है उसका? 2,000 रुपए। अब सुना जरा ध्यान से, यहां तक तो समझ में आ गया सर, हमने एक पंखे का दाम हमने निकाल लिया। अब आगे जब आप आओगे ना, तो आगे आपको क्या लिखा है भाई? आगे आपको क्या लिखा है कि 25% कुछ लिखा है, 25 कुछ परसेंट लिखा हुआ है। अब देखो 25 जो परसेंट होता है ना, देखो ध्यान से, जब 25 जो परसेंट होता है ना, जब आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे ना, तो ये आता है कितना? 1/4। 1/4। जिसको नहीं पता, कुछ परसेंटेज की वैल्यू आपको याद करके रखनी होगी। तो कहोगे सर 25% मतलब 25 लिखोगे, और परसेंटेज मतलब होता है भाई 1/100 होता है, ठीक है, 1/100। और ये कटेगा तो कितना आएगा? 1/4। 1/4
वैसे भी आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं 50%, तो कहोगे सर कितना होता है वो 1/2। 25% कितना होता है 1/4। तो अभी मैं मान ले रहा हूँ कि भाई ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। तो कहोगे सर इसका यूज क्या है, सुनना जरा ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि 12 पंखों का दाम जो है, 12 पंखों का दाम 24,000 है, तो एक पंखों का दाम कितना होगा 2,000 रुपये होगा, ठीक है। और 25% जो है कुछ प्रॉफिट दिया है। आगे देखो क्या लिखा है, अबव द कॉस्ट प्राइस। अब आप एक काम करो, सुना, जब भी इस तरीके से परसेंटेज में कुछ लिखा रहे ना, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, मान लो नीचे वाली उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। मतलब मान लो पंखे का दाम पहले कितना था, 4 रुपए था। पंखे का दाम कितना था, 4 रुपए था। अब उसने क्या किया, इंक्रीज किया, कितना, 1 रुपया इंक्रीज किया है। तो भाई अगर पहले पंखे का दाम 4 रुपया था, तो अब बढ़ के कितना हो गया, कहोगे सर 5 रुपया हो गया। अब बढ़ के कितना हो गया होगा, 5 रुपया हो गया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, पंखे का दाम 4 रुपये थोड़ी है भाई, पंखे का दाम 4 रुपये थोड़ी है। पंखे का जो दाम है 4 ना होके कितना दिया है, 4 ना होके कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया है कि नहीं दिया है। 4 ना होके कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया। अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि 4 को 2,000 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा। तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर मैं 4 में 500 से गुणा कर दूंगा तो मुझे नहीं मिल जाएगा 2,000 रुपये। तो जो काम आपने इधर किया वही काम आपको अब इधर करना पड़ेगा। 500 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 2,500 रुपये। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, सुनो जरा, इसका मतलब आपको सुनो, आपको समझ में आया कि सर 12 पंखों का दाम कितना था, 24,000 रुपये। एक पंखे का दाम कितना था, 2,000 रुपये। लेकिन जानते हो उसने जो था, जो व्यापारी था, उसने एक काम किया, वो 2,000 ना बेच के 2,500 में बेच रहा है। वो जो पंखे का दाम है ना, क्योंकि देखो प्रॉफिट ले रहा कितना, 25%। तो मैंने देखा कि भाई जो पंखे का दाम एक्चुअल दाम कितना है, 2,000 रुपये, पर बेच कितने में रहा भाई, वो 25, कितने में बेच रहा है वो, 2,500 में बेच रहा है, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। अब जो ये 500-2,500 रुपये में ले रहा है ये, ठीक है, जो 2,500 रुपये में ले रहा है, तो ये हर एक पंखे का दाम पे ले रहा है। ये हर एक पंखे का दाम जो है, हर एक पंखे का दाम कितना है, 2,500 रुपये। तो उसने 12 पंखे उसको बेचने हैं। अगर मैं 12 पंखे बेच रहे हैं तो बताओ 2,500 रुपये है, एक पंखे का दाम 2,500 रुपये है, और 12 पंखे बेच रहे हैं, तो 12 कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 12 पंखों के सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कि नहीं कर। अब देखो गुणा मत करना, सुनो ध्यान से, गुणा मत करना, इसको आपने लिख दिया। लेकिन जानते हो क्या किया उसने भाई, उसने ये किया कि भाई सुनो, मैंने बहुत लूट लिया तेरे को, अब तुम एक काम करो, 10% डिस्काउंट दे दो मेरे को। 10% डिस्काउंट मतलब क्या, 10% डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप 100 रुपए का सामान लेते हो, 10% डिस्काउंट मतलब क्या होगा, उन्हें कितने का मिलेगा, 90 का मिलेगा। तो 10% मतलब कितना हो गया, 10/9, 90/100 कर दो, ठीक है, 90/100। तो अगर मैं इसको करूंगा तो कितना आएगा, ये 90/100 आएगा कि नहीं आएगा। देखो क्या किया उसने, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो उसका सेलिंग प्राइस बन के ये आएगा, सेलिंग प्राइस बन के ये आएगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब अगर वो 100 रुपए का सामान था तो वो बेचा कितना, उसको 90 में बेचा। अच्छा, अब ये जो है उसका क्या है, उसने अर्निंग की। आपसे क्या बोला था, आपसे देखो क्या बोला कि बताओ उसको कुल लाभ कितना होगा। मतलब एक तो उसने क्या किया, पंखे को एक्स्ट्रा बेचा, फिर उसने कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा। कोई बात नहीं, अभी भी सॉल्व नहीं करना इसको, मैं बता रहा हूँ, अभी भी गुणा भाग कुछ नहीं करना, बस सुनते रहना आप। अब एक चीज बताओ, ये क्या निकल के है, उसका फाइनल सेलिंग प्राइस, उसका फाइनल सेलिंग प्राइस निकल के है। उसने पंखा खरीदा कितने में था, जो 12 पंखे थे उसने खरीदा कितना था, क्योंकि सर 12 पंखे को खरीदने का दाम कितना था, 24,000 था। इसका मतलब देखा जाए अगर कि जो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस आया था, उसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस, जो 12 पंखों का पहले का दाम था, उसको घटा दूंगा तो मुझे उसका प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा। कहोगे जी सर प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन सुनो, देखो अब सुनना यहाँ पे, अब जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं अब वो आएंगे मेरे ट्रिक पे, इस पे। तो सर कैसे ट्रिक, आप पे सुनो जरा ध्यान से। अब देखो, अब आप क्या करोगे, जो अब सिंपली कहोगे सर इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे उस तरीके से, भाई सॉल्व सारे को नहीं करना। अब एक काम करो, एक मैंने आपको सिखाया था डिजिट सम, अंकों का योग सिखाया था, ठीक है, ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं वो उनको सिखाया था मैंने अंकों का। अब यहाँ पे एक खेल खेलो, देखो जरा कि सर अगर मैं 3-2 को, पहला ऑप्शन देखो अपना, 3-2 को ऐड करो क्या मिलेगा आपको, ये 5 है। अब मान लो ऑप्शन ये क्या है, 5 ही है, ठीक है ना, 3200 छोड़ दो, ये कितना भाई, ये कहोगे सर 8 है ऑप्शन, ये कितना हमारे पास 9 है, ये कितना है 3 है। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सभी का डिजिट सम क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, सभी का डिजिट सम क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर तो भाई एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, अच्छा 0 से 0 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कहोगे सर कट जाएगा। अगर 0 से 0 कट जाएगा तो मुझे आप ये बताओ, एक मिनट, तो मुझे आप ये बताओ, सुनो जरा ध्यान से, मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको सिखाया था ना, अगर कोई नंबर है उसके जो अंक का योग होगा, अगर आप 9 से गुणा करोगे ना तो हमेशा वो 9 ही आएगा, हमेशा वो 9 आएगा, हमेशा वो 9 आएगा, ठीक है ना। तो भाई ये बताओ
मैंने देखा यहाँ पे 9 है, अगर मैं किसी भी अंक का ऐड करूँ, मतलब इन सभी अंकों को ऐड करूँ ना, अगर मैं 9 से गुणा करूंगा ना, इसकी वैल्यू 9 ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 9 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। और अगर मैं यहाँ पे अंकों का योग करूंगा ना, 4 2 6 होता है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा हमारा? 3 आएगा। अपना ऑप्शन ढूंढो, 3 कहाँ है? 3 हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर डी रहा, तो उसको कितने का फायदा होगा भाई? 3000 रुपए का उसको फायदा होगा। ये देखो लॉजिक अच्छा है, अगर आपको समझ में आया तुरंत चुटकियों में कर लोगे, नहीं तो फिर वही दिक्कत है कि आप क्या करोगे भाई, गुणा भाग करना पड़ेगा, फिर हो गया काम। तो आपका काम क्या, अगर आप मेरे से पढ़ो कुछ आपको नया ना सिखाऊं तो फिर क्या फायदा। यहाँ पे मैंने जानता हूँ क्या यूज किया, जेड सम का, और ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार यूज करूंगा। मैं जब पेपर 1 को भी कराया था, पेपर 1 में भी कराया था, ठीक है। तो बाकी जो आप क्लास में कर रहे हो, तो क्लास में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको रिकॉल हो रहा होगा कि सर हाँ आपने क्या किया। सिंपल सा है, सुन लो एक बार, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बार मैं दोबारा इसको फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 12 पंखों का दाम कितना है? 24,000 रुपये है। एक पंखे का दाम निकाल लो, फिर क्या करोगे, 25% निकाल के उसके बाद क्या करोगे, ये रेशो से खेलो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ना रेशो से खेलने आ गया, अगर एग्जाम में आपको अर्थमेटिक में अगर आपको रेशो से खेलने आ गया ना, फिर मैथ के क्वेश्चन को ना आप चुटकियों में उड़ा दोगे। मैथ के क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा दोगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो भाई सीधा मैंने रेशो से खेला। कैसे भाई? मैंने माना कि 4 रुपये, मैं क्यों मानूं कि 2000 रुपये, मैंने 4 माना, 400 हो गया 5। पर बताओ पंखे का दाम कभी 4 रुपये होगा? कहोगे नहीं सर, वो तो 2000 रुपया दिया है, 500 से गुणा किया, इसको भी 500 से गुणा किया, और हमारे सामने हमारा जवाब ये आया। ये जो आएगा हमारे पास फाइनल सेलिंग प्राइस आएगी। और मैंने बोला गुणा भाग नहीं करना आपको, ठीक है ना। गुणा भाग हम सबसे लास्ट में करेंगे, और मैंने यहाँ पे गुणा भाग किया भी नहीं, बिना कुछ गुणा भाग के बता दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, 3। कहोगे सर 3 तो ऑप्शन में है नहीं। मेरी नजरों से देखोगे आपको 3 दिखेगा, ठीक है ना। तो मेरी नजर से आपने देखा कि सर हाँ ऑप्शन नंबर डी में 3 है। आई होप समझ में आया होगा। ये अच्छा खासा क्वेश्चन था, ये अर्थमेटिक का, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अब मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई ये मैं एक्स वक्स मान के कभी नहीं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत एडवांस लेवल से ही कराऊंगा, जिससे आपका टाइम बचा पाओ। एक्स वक्स करना तो फिर आप मार्केट से कोई भी किताब खरीद के पढ़ सकते हो भाई, फिर आपको टीचर की क्या जरूरत पड़ेगी। तो जब आप मेरे से कर रहे हो तो कुछ आपको ऐसा सीखना है ना जिससे कम से कम आपका टाइम बचे, आपको टाइम बचाना है। चलिए आ जाइए, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करके बताइए। अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करके बताओ। हमारे पास ये दिया है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। दिख नहीं रहा होगा शायद, फिर 1 मिनट रुको, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार देखो, जूम कर रहा हूँ, आंखों में इसको छाप लो। छाप लिया आप लोगों ने, देख लो इसको पहले, ये रहा। और जूम करें, और जूम करें, अब इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया यार, बहुत जूम कर दिया। इसी पे करने की, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरे हिसाब से दिख गया होगा आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें, अब सुनो जरा ध्यान से, ये अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया आपके सामने। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कोई टेंशन नहीं। अब एक चीज बताओ मुझे, एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, बाकी अलजेब्रा जब पढ़ोगे बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, पर एक बताओ, एक बहुत फेमस फॉर्मूला है क्या, कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? वो होगा ए प्लस बी, और भाई किसके बराबर होगा वो? ए माइनस बी के बराबर होगा। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बराबर होगा। कहोगे यस सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं तो क्या दिख नहीं रहा कि सर अगर इस पूरे को मैं ए मान लूं, इसको पूरे को बी मान लूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं मिलेगा? तो भाई ठीक तो है, अगर आपने मान लिया तो ये फॉर्मूला दिख रहा है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जो पहला पार्ट होगा, क्या पार्ट है इसका? तो सर ए माइनस बी प्लस सी, उसमें से क्या ऐड करोगे? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना, ए माइनस बी माइनस सी। उसके बाद क्या है? ए लिखोगे। ए क्या है भाई हमारे पास? ए माइनस बी प्लस सी, उसमें से घटाओगे किसको? इस बी वाले को। तो बताओ भाई, अगर घटाना है तो अगर ये ए प्लस में है तो माइनस में नहीं हो जाएगा? अगर माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? प्लस का बी नहीं हो जाएगा? अगर माइनस सी है तो प्लस का सी नहीं हो जाएगा? और डिवाइड किससे करोगे भैया? डिवाइड किससे करोगे आप? बी माइनस ए से। डिवाइड किससे करोगे आप? बी माइनस ए से। और जैसे ही डिवाइड किया, सब कुछ काटना स्टार्ट कर दो। काटोगे कैसे? कहोगे सर कहाँ काटें? सी से सी खत्म, सी से सी खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? क्वेश्चन सही किया था ना मैंने। सी से सी आपका ए प्लस बी, ठीक तो है। सी से सी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई? ए से ए खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो? बी से बी खत्म हो गया। कहोगे अरे सर बी से बी भी खत्म हो गया। तो भाई अगर हम आगे आते हैं ना तो आपको कुछ दिखेगा, 2 बार ए है 2 बार बी है, 2 बार ए है 2 बार बी है। तो 2 बार ए है तो 2 बार ए लिख दूं, बीच में कौन सा साइन बैठा है? माइनस लिख दूं। 2 बार बी है तो 2 बार बी लिख दिया भाई।
2 बार बी लिख दिया। अब क्या करोगे, इधर क्या है हमारे पास, इधर सिंपल सा हमारे पास 2 बार सी है, तो मैं क्या किया, सीधा यहाँ पे 2c लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको 2c, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2c लिखा। और नीचे क्या बैठा है, नीचे क्या बैठा है, b माइनस ए बैठा है। नीचे क्या बैठा है, b माइनस ए। अब मैं छोटा करता हूँ इसको, बहुत बड़ा हो गया, ये होगा नहीं, सुनो छोड़ो, एक बार देखो जरा, b माइनस ए हो जाएगा। अगर b माइनस ए हो गया भाई, b माइनस ए हो गया, तो अब आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पे। b माइनस ए हो गया तो जरा देखने की कोशिश करना। तो भाई अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 2, क्या मिलेगा, a माइनस बी, और यहाँ से क्या होगा, 2c होगा, 2c डिवाइड बाई b माइनस ए। अब ऊपर a माइनस बी लिखा है, नीचे b माइनस लिखा है। अगर मैं इसको काटूंगा तो -1 नहीं बचेगा, तो कितना आएगा, -2 प्लस 2, तो कितना होगा, इनटू में 4 होगा, c होगा, माइनस लगाओगे, अरे गुणा भाग कर लो अब तो कितना आएगा हमारे पास, -4c आएगा, -4c आएगा, -4c आएगा, -4c आएगा। -4c आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ भाई अपने। मेरे हिसाब से समझ में आया गया होगा आपको कि देखो भाई, एक बार मैं फिर से, कहाँ गया, उड़ गया, ये रहा, नहीं ये हो गया था, ये था, ठीक है ना। आपको मैंने बोल ही दिया था कि भाई एक फॉर्मूला हमेशा याद करना, देखो एक फॉर्मूला याद करना कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मन ही मन में खुशी हो गई सर ये तो मेरे को रटा हुआ, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रटा होगा, आप लोगों ने रट के बैठा होगा। फिर क्या होगा, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कहोगे सर a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और माइनस क्या होगा, 2ab होगा। रट लिया इसको ना, इसको याद करके रख लो जब तक मैं सीटेड पढ़ाऊंगा, जब तक मैं सीटेड पढ़ाऊंगा इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाइए, आप जल्दी से उड़ाइए। भाई सुनो, हमें निकालना क्या, इस टाइप वाले क्वेश्चन को बता था, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यार एक बात बताओ, एक सरसरी निगाहों से पढ़ो ऑप्शन को। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, हमेशा पता सर, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रुको जरा, गणितीय व्यंजक, ठीक है, गणितीय व्यंजक बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है प्लस प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो यही होता है ना भाई। अब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ऑप्शन नंबर 3 को बोलो। ऑप्शन नंबर, पहली बात क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू निकालना है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ध्यान से प्यार से पढ़ो ऑप्शन नंबर 3 को, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखो, देखो लो, अब तो बाकी सबको छोड़ो, आप 3 पे आ जाओ सीधा, ठीक है, 3 पे आ जाओ। अब 3 क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें नॉट ट्रू निकालना था, और नॉट ट्रू मतलब क्या, यही स्टेटमेंट सही गलत है, मतलब गलत है, मतलब गोला भर के तो ही आओगे, बोल रहा है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अरे भाई अभी तो पढ़ा, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एक सिंपल सा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब हमारा ऑप्शन ये डी, सॉरी 3 गलत है, और इसी को गोला भर के आओगे, इसी को गोला भर के आओगे अपने, समझ में आया आपको। बाकी एग्जाम, बाकी स्टेटमेंट को छोड़ ही दो, ठीक है, अभी यहाँ पे पेपर डिस्कस कर रहे तो अब छोड़ो, बाकी बाकी क्या है, कुछ है तो नहीं, क्या इसका फर्दर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे इसका, और क्या नाम है, ये पढ़ लेना, इसमें आप कर लोगे मेरे हिसाब से। छोड़ो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, आप बहुत देर से ज्योमेट्री का इंतजार था, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन अब आपके सामने पेश हैं, करके बताइए मुझे। एक मिनट रुकिए जरा, देखिए क्वेश्चन कम ही कराएंगे, लेकिन बस ये रहेगा ना कि मैं कम से कम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी भी नहीं बनाने की कोशिश हम करेंगे, जिससे आप ना, मन नहीं करता ना बड़ी लंबी वीडियो देखने को। चलो ये कर लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास एक क्या है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक बार प्यार से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, एम क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। कोई बात नहीं, आप प्यार से एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल, इसका नाम दे दो ए, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब क्या बोला है
किसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज आपने बनाया, त्रिभुज आपने बना लिया, ठीक है ना। एबीसी में एबी पर एम एक बिंदु, ठीक है ना, ठीक है, एबी पे कोई बात नहीं, कहाँ गया एबी, ठीक है, एम इस ठीक, एक काम करो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, आसान रहेगा थोड़ा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सही था, पर थोड़ा ऐसे देखने में थोड़ा आसान लगता है। कैसे, ये मान लो ए ले लो, ये बी ले लो, ये मान लो सी ले लो। एम क्या पॉइंट है, एम एक पॉइंट है किस पे, साइड ए बी पे। तो यहाँ पे ए बी पे यहाँ पे मैंने एक एम पॉइंट ले लिया, और बोल क्या रहा है, ए एम किसके बराबर है, ये जो ए एम बराबर किसके है, कहोगे सर बी एम के बराबर है, जितना लेंथ है इसको लेंथ है, और बराबर किसके, सी एम के बराबर है, सी एम इसके बराबर है, ठीक है, सी एम के बराबर है। कर लिया यहाँ तक, कहोगे जी सर। आते हैं अपने हम क्वेश्चन पे, आगे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ तक बना लिया आपने। देखो मान लो जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी लेंथ इसकी होगी। आगे क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और बी क्रमशः एक्स और 70 डिग्री बनाते हैं, मतलब एंगल ए कितना है भाई, एंगल ए कितना है, एंगल ए कितना है, कहोगे सर एक्स है, एक्स है, एंगल ए कितना, एक्स है। एंगल बी कितना है, एंगल बी हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है, एंगल बी कितना है, 70 डिग्री है। तो आपसे बोल रहा है ये बताओ, ये बताओ, ठीक है भाई बता लेंगे, पहले एक चीज बताओ, कुछ प्रॉपर्टी जरा मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लो अगर ये ट्रायंगल है, लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1 कॉपी में लिखो। अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड बराबर है, ठीक है, दो साइड बराबर होंगे ना, तो जो दो साइड बराबर होंगे उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होंगे। मतलब अगर ये साइड बराबर है ना, तो इसके सामने कौन सा है, ये है ना। अगर मान लो ये एंगल एक्स है ना, इसके सामने कौन सा एंगल होगा, ये भी बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, उस साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कहोगे सर ठीक है, जैसे मान लो ऐसे बना दिया तो, ऐसे कर दिया तो भाई ठीक है ना, ये इसके बराबर है ना, इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये मान लो, और इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये। अगर मान लो ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। समझ में आया चीजें आपको, अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। प्लीज ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। मेरा काम ये है कि जो कॉन्सेप्ट आप समझो, कि जिससे दोबारा ये सब क्वेश्चन अभी जब 3-4 मॉक टेस्ट में आपको करा दूंगा तो आप कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। क्योंकि क्या करेगा, बस कुछ नहीं चेंज करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा आपको। तो ये सब आपको पता है, इसलिए आपको ध्यान से मैं करा रहा हूँ, और आप अच्छे से इसको करते चलिए साथ में। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा चीज और जान लेते हैं। कहोगे सर ठीक है, ये लिखना प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होंगे तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर 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 होते हैं। सुनना जरा, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो एंगल बराबर हैं, मान लो भैया, मान लो ये एंगल कितना है, 40 डिग्री, ये मान लो 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो जो एंगल होते हैं ना, एंगल के अपोजिट साइड वाले, जो एंगल के अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस 40 का, तो 40 के अपोजिट साइड क्या है रहा, ये रहा। इसके मान लो नाम लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें। तो देखोगे सर बीसी बराबर किससे होगा, इसके अपोजिट साइड एसी के। तो बीसी बराबर किसके होगा, एसी के। मतलब कन्वर्स होते हैं, मतलब क्या होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारे सामने क्या बोल रहा है भाई। तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, देखना जरा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं तो हमसे क्या बोला है, आपको ये निकालना है। अरे भाई वो निकाल तो लेंगे, पर पहले एक्स तो निकालें। एक्स कैसे निकालेंगे, अब आपको दिख रहा कि सर ये साइड देखो और ये साइड देखो क्या बराबर है, क्योंकि जी सर ये बराबर है, लिखा भी है। अगर ये बराबर है, ये एंगल 70 है, तो ये एंगल कितना होगा, छोटा वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि सर 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। जी सर समझ में आ गया। अब इधर आओ, अब इधर आओ। अगर हम इधर आएंगे ना तो आपको एक चीज दिखेगा कि सर अगर ये देखो, ये साइड ध्यान से देखना, ये साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है। अगर ये एंगल x है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी x होगा, ठीक है ना, x होगा, ये भी x होगा ना। अब आपको एक चीज और बताना चाहिए कि जो सर ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल जो होता है, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है हमारे पास, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, अगर मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ भाई ये कितना है, कहोगे सर x है। बगल वाला कितना है, कहोगे सर 70 है। ऊपर वाला एंगल कितना है,
आधा पार्ट तो 70 था, आधा पार्ट क्या है x है, तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा x प्लस 70 हो जाएगा। और इन सभी का सम कितना होगा, और इन सभी का सम कितना होगा 180 होगा। इन सभी का सम कितना होगा 180, ठीक तो है 180। तो अगर मैं ऐड करूं x प्लस एक्स कितना होगा 2x होगा, और 70 प्लस 70 कितना होगा, 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 140, गलत हो गया क्या, ठीक है 140 होगा। अगर 140 होगा ये बराबर किसके आएगा हमारे पास 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब 140 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास ये 40 आएगा। ये काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। कैसे, हमें जो है तो निकाली थी 3x प्लस 25 डिग्री, तो 3 लिखा, x की वैल्यू कितना डाला 20 डाला, ठीक है ना। और प्लस 25 इसमें ऐड कर दो, लिखा हुआ है 3 गुणे 20 कितना होगा 60, इसमें 25 ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 5 6 7 1 8 85 कहीं दिख रहा है, क्योंकि जी सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सही है। समझ में आया चीजें आपको। तो ट्रायंगल के काफी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में आपके सिलेबस में मेंशन भी है कि ट्रायंगल से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, भाई पढ़ के आना, ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछ के आते हैं। यही पेपर 1 में आपसे लाइंस में अल्टरनेटिव एंगल पूछेंगे आपसे, ठीक है। सुनो जरा एक बार फिर से मैं ये रिकॉल करा दूं कि अब तो समझ में आ गया ना। तो बस खाली एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको कि सर अगर कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बाकी बहुत कुछ समझाना है ट्रायंगल में, तो जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे। अभी बस इस क्वेश्चन के हिसाब से याद रखोगे कि सर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, याद कर लोगे इसको। उसके बाद याद करोगे कि सर ट्रायंगल में यहां से कि ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर अपोजिट एंगल इक्वल मतलब अगर दो एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड क्या होंगे बराबर होंगे। समझ में आया आपको चीजें। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और इसको देखिएगा ये रहा, और ये घर से करके आइएगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, बाकी यहीं से क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आप सभी क्लास को एक बार देख लो भाई, ये बड़ा सा कर दे रहा हूँ फिर समझ में आ जाएगा, ये देख लो, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करना, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं हमारे सामने, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एलसीएम सब कुछ है आपके, ये सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीटेट की क्लास, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या नाम है, आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और यूट्यूब को, हमारे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करिएगा, सभी को बताइए सब्सक्राइब करिएगा इस पर। और आने वाले टाइम में अगर कोई एसएससी का बच्चा आ गया इस पर, तो मंडे से अब आपको एसएससी सीजीएल का भी आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो जो सीजीएल मेंस का है उसकी मॉक टेस्ट कराया जाएगा, और बहुत अच्छे स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन कराया जाएगा। और आने वाले टाइम में आपके रेलवे की वैकेंसी आने वाली, बहुत सारी वैकेंसी समय लगी हुई है, और सभी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।